नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, यूपी इन्वेस्टर्स समिट की धूम दिखाई दे रही है। अमेरिका समेत कई देशों के निवेशक उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कनाडा, कोरिया के निवेशक यूपी में करेंगे निवेश। वेस्टर्न सिडनी वीवी के साथ 2 एमओयू साइन किए जाएंगे। फूड सेक्टर में निवेश पर बनी है सहमति। बेल्जियम बन सकता है यूपी का मजबूत साथी। बहरहाल तमाम चीजों को लेकर एक बात बेहद साफ, जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, निवेश के आकर्षण को लेकर, उसका असर कहीं ना कहीं अब देखने के लिए मिल रहा है। अमेरिका समेत कई देशों के निवेशक यूपी आएंगे और निवेश करेंगे। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के साथ 2 एमओयू साइन किए गए हैं। फूड सेक्टर में निवेश पर भी सहमति बनी है। लगातार जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं और इन्वेस्ट को आकर्षण कर रहे हैं। और तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, यूपी इन्वेस्टर समिट की धूम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जो प्रयास सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, जो मंत्री लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लगा है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है करीब 52 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है यूपी में इन्वेस्ट करने के तौर पर। तो फिलहाल माना यह जा रहा है कि जब ये इन्वेस्टर समिट का समय पूरा होगा तो ऐसी कई कंपनीज होंगी जो शायद उत्तर प्रदेश का रुख करेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो अभी फिलहाल विदेश में हैं और कोशिश कर रहे हैं रिझाने की। वहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, फूड इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर होगा इस विदेशी यात्राओं का। लेकिन अब तौकीर, जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इसका असर दिखाई दे रहा है? हालांकि इंतजार करना होगा। जिस तरह से आपने ये भी कहा, लगता है आपको कि इसका असर जो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है प्रदेश के विकास में, प्रदेश में निवेश के तौर पर? देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी तक जो अलग अलग है, संजय निषाद हो गए, उन्होंने मत्स्य को लेकर वहाँ पर कई ऐसी बड़ी कंपनी जो फिशरीज से जुड़े हुए थे उनसे बातचीत की है, वहाँ पर उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया है। क्योंकि कई अधिकारी भी हैं, आईएएस अधिकारी हैं जो विदेशी दौरे पर हैं, तो उनकी भी सहायता से कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जा रहे हैं जो यूपी में संभावनाएं तलाशना चाह रही थी कंपनियां, उनसे भी कॉन्टैक्ट किया गया। तो जाहिर तौर पर 52 ऐसी कंपनी जो बड़ी विदेशी कंपनियों हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए मन बनाया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एमओयूज भी साइन होंगे विदेशी यात्रा से पहले, और उसके बाद जब यहां पर इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम होगा फरवरी में, आशंका जताई जा रही है कि वो कार्यक्रम होगा। वहां पर ये बताया जा रहा है सभी कंपनीज जो अभी बातचीत के दौरान जिनसे बातचीत होगी विदेशों में, वो सभी यहां पर आएंगे और यहाँ पर उन्हें ज़मीनें उपलब्ध कराने के साथ ही कई ऐसे जो प्रोडक्ट्स अगर वो कुछ लगाना चाह रहे हैं तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो भी सरकारी सहायता होगी उसके लिए यूपी सरकार उनको आश्वासन देगी। तो यही वजह है कि जो भी कंपनीज हैं वो लगातार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पहले भी इन्वेस्टर समिट में 14,000 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है कि जो उसमें बिजनेस आया था। अब इसी की तरह तर्ज पर ये दोबारा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। लेकिन इसके पहले ये बड़ी बात है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो विदेशी दौरों पर हैं और कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं वहां पे कंपनीज को, जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसे बताया जा रहा है कि 52 कंपनियों ने इंटरेस्ट जरूर दिखाया और 52 कंपनियां ज्यादातर फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो संभावनाएं जरूर देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में फिलहाल। तौकीर, अगले साल फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन किया जाएगा, और उससे पहले जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं वो लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो अभी फिलहाल विदेशी दौरे पर हैं और निवेश को आकर्षण करने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे बड़ा चेहरा है जो विदेशी दौरे पर हैं। संजय निषाद हैं,
ऐसे दयाशंकर सिंह है, तो ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं यानी कि जिनके डिपार्टमेंट्स में कुछ संभावनाएं हैं। मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो जाहिर तौर पर ये ब्रजेश पाठक की ही जो मेहनत का नतीजा होगा, क्योंकि वो लगातार अपने क्षेत्र में यानी कि जो उनके पास डिपार्टमेंट है मेडिकल सेक्शन, वहाँ के लोगों से वो मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके जरिए ही कंपनियों की बातचीत हो रही होगी। तो अभी देखना होगा कि जब इन लोग लौटेंगे तो कितना ज़्यादा इसमें इनको आगे संभावनाएं देखती है कंपनियां उत्तर प्रदेश में खासकर। लेकिन अब जैसे ही बताया जा रहा है कि फरवरी में ये इन्वेस्टर समिट होना है, तो इसके पहले ये दौरे महत्वपूर्ण जरूर माने गए, क्योंकि जिस तरह से बड़े जो कंपनीज के संपर्क में यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, तो ऐसी कंट्रीज से अगर बिजनेस आएगा, जाहिर तौर पर ये उत्तर प्रदेश के लिए जो एक लक्ष्य रखा गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर इस तरह का बिजनेस उत्तर प्रदेश में आता है, जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो जरूर उसको पाने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल तौकीर, इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उससे पहले हो रहे तमाम मंत्रियों के विदेशी दौरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक निवेश को आकर्षण करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते एक और बड़ी जानकारी का, निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। चुनाव की अधिसूचना पर हालांकि रोक जारी रहेगी। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर एक याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आज राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में हलफनामा दिया जाना है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी थी बीते दिन। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर यह सुनवाई होनी है याचिका पर, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी हलफनामा आज दाखिल किया जाना है। बड़ी जानकारी, अहम खबर। आज राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में हलफनामा दिया जाएगा। निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। महापौर अध्यक्षों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। कार्यकाल समाप्त होते ही तैनात होंगे प्रशासक। प्रशासनिक व्यवस्था के लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास ने ये आदेश जारी किए हैं। महापौर और अध्यक्षों का आपको बता दें कि कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रदेश में बहुत जल्द निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लगातार सुनवाई हो रही है। और इस बीच महापौर हैं जो और अध्यक्ष हैं जो, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। और कार्यकाल खत्म होते ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तैनात होंगे यहां पर, ताकि जो विकास कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की देरी ना आए। बीते रोज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। किस तरह से हलफनामा सरकार देती है, क्या कुछ उसमें होता है, जरूर देखना होगा। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी तौकीर किदवई का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तौकीर, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट लगातार जारी है। तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है और आज एक बार फिर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई? अब तौकीर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं। तौकीर, आज निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई है। बीते रोज भी सुनवाई हुई थी। लगातार जो सियासी दल हैं उनकी तैयारियां हैं, लेकिन रोक हालांकि अभी भी जारी है। आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
देखिए, जिस तरह से ओबीसी राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में एक वर्ग, बहुत बड़ी राजनीति का वर्ग है ये ओबीसी। फिलहाल इसको लेकर ही एक याचिका दाखिल की गई थी वैभव पांडे की ओर से, जिसमें कहा गया था कि जो आरक्षण की नीति है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रिपल जो उसमें नीति अपनाई जाती है, उसमें जांच की, वो उसको अपनाया नहीं गया। फिलहाल इसी के मामले को लेकर कोर्ट ने एक जवाब भी मांगा था सरकार से, और उसमें सरकार ने अपना हलफनामा भी पेश किया और कहा कि उन्हें और कुछ समय चाहिए पूरा ब्यौरा देने के लिए। तो फिलहाल इसी की वजह से कल की सुनवाई टाल दी गई थी और आज फिर से इस पर सुनवाई होनी है। आज फिर सरकार अपनी तरफ से ब्यौरा देगी कि किस नीतियों को अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन तय की गई थी ट्रिपल टेस्ट की, वो नीति को अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया। तो फिलहाल इन सब मामलों को लेकर आज फिर बातचीत होगी, फिर बहस होनी है। लेकिन बनाया जा रहा है कि क्योंकि 19 जनवरी तक का कार्यकाल है, जो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा 200 नगर महापालिका है, और इसके अलावा 545 नगर पंचायतें हैं, इन सभी का कार्यकाल 19 जनवरी को खत्म हो जाएगा। यानी कि 20 जनवरी से जो भी मंडल आयुक्त होंगे उनके हाथ में चार्ज आ जाएगा नगर निगमों का, नगर आयुक्त का। तो फिलहाल इस तरह के वजह से चुनाव को जनवरी में कराने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और ओबीसी के कोटे को लेकर यहां पर सवाल खड़े हुए और उनसे पूछताछ हो रही है, तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि आज की बातचीत भी बेनतीजा हो सकती है। सरकार के जो हलफनामे से कोर्ट कितना संतुष्ट होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है ट्रिपल टेस्ट की, उसे अपनाने में ही कुछ गुंजाइश रखी गई है, उसे शायद पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। इसी वजह से कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए थे और कहा था कि आप अपनी पूरी नीति का ब्यौरा दें कि किस तरह से आरक्षण को लागू किया गया है नगर निकाय में। तो फिलहाल उसी को लेकर आज फिर बहस होगी और ये माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक फैसला आएगा या कोर्ट आगे की कार्रवाई करती है। ये माना जा रहा है कि कोर्ट जब तक सुनवाई करेगी तब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं होगा और इसका जो आरक्षण को लागू करने की जो नीति है वो जो 5 दिसंबर को लागू की गई थी उस पर भी रोक रहेगी। उसके अलावा चुनाव की घोषणा पर भी कोर्ट रोक लगाए रहेगा जब तक पूरी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, यानी कि कोई फैसला नहीं आ जाएगा। लेकिन तौकीर इसका अर्थ ये भी निकलता है कि समय पर चुनाव नहीं होंगे और निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई के चलते जो प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी तारीखों में आगे बढ़ाव हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 19 जनवरी तक का कार्यकाल है अभी फिलहाल। सभी चाहे वो नगर महापौर हो या फिर इसके अलावा जो भी नगर पंचायतें हैं या नगर पालिका परिषद है, इन सभी का कार्यकाल 19 जनवरी तक का है। यानी कि अगर पहले हफ्ते में भी चुनाव होता है, जबकि जो सरकार की तैयारियां दिख रही हैं उसमें पहले हफ्ते में चुनाव कराना प्रस्तावित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल घोषणा की गई है उस हिसाब से लग रहा है कि चुनाव होंगे अपने तय समय पर हो सकते हैं, यानी कि 19 जनवरी से पहले परिणाम आ सकते हैं। अभी समय काफी बाकी है, लेकिन आज का जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा या कोर्ट में जो इस तरह से तथ्य रखे जाएंगे उस पर निर्भर करेगा कि चुनाव को कब कराना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कोर्ट किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन अगर नीति को अपनाने में कोई गुंजाइश रखी गई है, वहां पर कुछ नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया गया है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए संशोधन का समय दिया जाएगा। कोर्ट की तरफ से समय तय किया जाएगा कि इसको संशोधित इतने दिनों में किया जाए, या आरक्षण नीति को जहां जहां पर लागू सही से नहीं किया गया है, जहां पर जनसंख्या के आधार पर नीति को नहीं पूरी तरह से लागू किया गया, वहां के लिए समय दिया जाएगा और 3 से 4 दिन में यह निर्णय हो सकता है कि उस नीति को फिर से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि इन सभी बिंदुओं को सुधार लिया गया है। जाहिर तौर पर 3 से 4 दिन बाद इस तरह का निर्णय भी हो सकता है। तो माना यह जा रहा है कि 18 या 15 से लेकर 18 दिसंबर तक किसी न किसी निर्णय पर कोर्ट जरूर पहुंच जाएगा। तौकीर, कानूनी लड़ाई से इधर एक सवाल उन तमाम राजनीतिक दलों के संदर्भ में जो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, अभी आज ही बताया जा रहा है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने एक कमेटी गठित की है, बूथ स्तर पर पूरी चुनाव रणनीति तैयार कर ली है, पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को बताया गया है और पूरी तरह से सक्रिय रहने को कहा गया है कि चुनाव में कोई भी कदम पीछे नहीं लगाना है, क्योंकि जिस तरह से अभी परिणाम आए हैं उपचुनाव के, चाहे वो खतौली हो चाहे वो मैनपुरी हो, इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे भाजपा जरूर पहुंची है और यही वजह है कि अब जो नगर निकाय के चुनाव है वहां पर पूरे दमखम से लड़के एक बड़ा मार्जिन से चुनाव जीतना है, बड़ी सीटों पर दांव लगा हुआ है।
कई ऐसे महापौर हैं जहां पर भाजपा का ही कब्जा है, उसको बरकरार रखना भाजपा के लिए चुनौती है। तो फिलहाल इसी सब रणनीति को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है और ये भी माना जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के दौरे होंगे, पार्षदी के चुनाव में भी आपको बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स कैंपेन करते नजर आएंगे। फिलहाल उसी के तर्ज पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। कल मैनपुरी में थे अखिलेश यादव और आज वो लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद मनाया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की पहली मुलाकात यानी कि 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश कार्यालय पर अखिलेश और शिवपाल एक साथ नजर आ सकते हैं। वहां पर नगर निकाय की रणनीति तय होगी, क्योंकि प्रसपा के बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अब मर्ज हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उनको किस तरह से जगह दी जाएगी, समाजवादी पार्टी में क्या सम्मान मिलता है, क्या पद मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो उम्मीदवार थे जो नगर निकाय में, चाहे वो महापौर के तौर पर या फिर जो पार्षदी के टिकट मांग रहे थे, अब उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इन सब चीजों पर रणनीति पर मंथन होगा। और शिवपाल के आने के बाद ये माना जा रहा है कि चाहे वो मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, सैफई, इन सब जगहों पर शिवपाल को कमान दी जा सकती है। नगर पंचायत कहा जा सकता है कि जो तमाम दल हैं उनकी जो तैयारियां मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई और एक रणनीति के तहत ही मैदान पर उतरने की भी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष कोर्ट में दलील अपनी रखेगा। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को हालांकि चुनौती दी थी। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका से जुड़ा यह पूरा मामला आपको बता दें, आज फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, लगातार वाराणसी में जो ये पूरा मामला चल रहा है, अलग अलग सुनवाई हो रही है, अलग अलग स्तर पर हो रही है, लेकिन आज मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका से जुड़ी मामले पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई थी। अभी क्या माहौल है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सुनवाई को लेकर? देखिए, ये सुनवाई लगभग 12 बजे के बाद प्रारंभ होगी और हाई कोर्ट में कल भी इसकी बहस हुई थी। हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा था कि 1937 में गवाहों ने मानी थी कि पूजा होने की बात, जो 1937 दीन मोहम्मदी केस की बात की जाती है, उसमें जो 12 गवाह थे उन्होंने पूजा स्थल का बयान दर्ज करवाया है कि ये पूजा स्थल है। और वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने पुनर्याचिका जो दाखिल की है उसको लेके उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि वहां पे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन जो साक्ष्यों के आधार की बात अगर की जाती है तो साक्ष्यों के आधार पे कई ऐसे तथ्य हैं जिसको हिंदू पक्ष ने एकदम शुद्ध रूप से रखा कि स्वयं भगवान पौराणिक ग्रंथों का उल्लेख किया उन्होंने कल के बहस में। उसके साथ साथ उस मंदिर को स्वयंभू विश्वेश्वर वहां विराजमान है उसका उल्लेख किया। भगवान विश्वेश्वर की जमीन का स्वामित्व मूर्ति के निहित रूप में चिन्हित है वो उन्होंने स्पष्ट किया। नमाज पढ़ने की जो पुरानी परिपाटी के आधार पर अनुमति मांगी गई थी, मुस्लिम पक्ष ने जो मांगा है, जिसकी उन्होंने बात की है और उन्होंने जो बात रखी थी कि ये 1991 वर्षित एक्ट का उल्लंघन है, तो कहीं न कहीं कई ऐसी चीजें हैं जो गलत तौर पे देखी गई रखी गई है हिंदू पक्ष से, उसको गलत तौर ठहराया गया है। और रही बात आज जो 12 गवाहों की बात हो रही थी 1937 दिन मोहम्मदी केस, जो 12 गवाह उसमें पूजा स्थल का बयान उन्होंने दर्ज कराया था, उस बयान का भी जिक्र किया जाएगा। और जो मस्जिद पक्ष की ओर से खसरा नंबर 1991-31 को गलत बताया जा रहा है, वो फिर से सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा असंभवतः। तो आलमगीरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल कर जो मुस्लिम पक्ष कर रहा है आलमगीरी मस्जिद का, वो कहीं न कहीं कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज मुस्लिम हिंदू पक्ष जो है अपनी इस मामले पे पूरी बहस रखेगा, क्योंकि श्रृंगार गौरी पूजा को रोकने के खिलाफ जो वाद दाखिल है, पोषणीयता की आपत्ति जताई गई है, उसे दरकिनार कर सुनवाई चल रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम पक्ष ने रखा, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं जो ज्ञानवापी प्रोफेसर श्रृंगार गौरी की पूजे के मामले की बात हो रही है, मुस्लिम पक्ष ने जो मंदिर में चतुराई से मस्जिद होने का सबूत का अधिकार दिया है, उसकी बात हिंदू पक्ष ने रखी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, अब देखना है कि आज की सुनवाई में आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या दलीलें आज पेश की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी और अहम खबर। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।
बड़ी खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस डीसीएम से टकरा गई और बस पलट गई। हाईवे से साइड हटकर गिरी है बस। टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लुधियाना से रायबरेली ये बस जा रही थी। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। और दीपक भारद्वाज हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। दीपक, आखिरकार क्या कुछ ऐसी वजहें रही जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ, 6 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं? विशेष बिल्कुल मैं बता दूं कि कल ये बस लुधियाना से और रायबरेली के लिए निकली थी, लेकिन आज सुबह 4:30 बजे फिरोजाबाद पहुंची और फिरोजाबाद के मेला क्षेत्र में जाकर के दुर्घटना हुई है, जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। इन सभी 6 जो मृतक लोग हैं उनको सभी सैफई हॉस्पिटल में अस्पताल में भेज दिया गया है मोर्चरी में। साथ ही कुछ 22 लोगों का तत्काल रेस्क्यू करके यहाँ से उन्होंने पुलिस फोर्स था और आगे अन्य क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने सभी मिलकर के रेस्क्यू करके उन सभी 22 लोगों को सैफई जिला अस्पताल और कुछ शुभाबाद में भेजा है। जी विशेष नहीं दीपक, क्या वजहें रही? क्या कोहरा वजह रही, तेज रफ्तार वजह रही, और जो मौजूदा वक्त में घायल लोग हैं उनकी सेहत को लेकर कोई अपडेट? विशेष मैं बता दूं कि ये सुबह 4:30 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जहां पर अक्सर लोगों को नींद की झपकी भी आ जाती है और यही हुआ कि बस के चालक को बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने से डीसीएम जो खड़ी थी सामने चल रही थी उसमें जाकर के टकराई और उसे टकराने के बाद डिसबैलेंस होकर के 20 फुट गहरी खाई में बस गिरी है, जिसमें ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो 19 लोग हैं वो 19 लोग जो घायल थे उनकी हालत में सुधार है, लेकिन अभी भी 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें जो सामने आ रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, विनोद आर्य पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। चालक रोहन काम्बोज ने यह दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत करने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। देहरादून से बड़ी खबर, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य पर। सर पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था, ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए, ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुल की तारिया है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। मेरे बेटे का आपके बेटे पर आरोप ये है कि जो ये लड़की मिसिंग है, आपका बालक जो है पुलकित, वो उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था, ऐसे कुछ एविडेंस आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मिसिंग, हम जिम्मेदार लोग हैं। वो गायब क्यों है? वो फ्रंट में क्यों नहीं आ रहा? नहीं गायब न तो मेरा बेटा गायब है, मेरा बेटा गायब क्यों होगा भाई साहब? वो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर भी और इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी जो एक्शन लिया गया था पूर्व मंत्री पर और अब उनके बेटे के ऊपर भी गंभीर आरोप हैं। बहरहाल ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ गए हमारे साथ सीधा देहरादून से। विकास, पूर्व मंत्री पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है, मामला बेहद गंभीर हो जाता है अपने आप में। पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसमें उनका बेटा मुख्य आरोपी माना जा रहा है, लगातार तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ अब जो उनका चालक रहा है उसकी ओर से गंभीर आरोप लगाया गया है। हाँ बिल्कुल रितेश, देखिए आपको बता दें अंकिता भंडारी हत्या मामले में पुलकित आर्य के पिता डॉक्टर विनोद आर्य पर जो है गंभीर आरोप उनके ही चालक ने लगा है। दरअसल अभी कुछ समय पहले की वेबसाइट पर रोहन
काम्बोज ने जो विज्ञापन पढ़ा था जिसमें जिक्र था कि पूर्व राज्य मंत्री और जो पुलकित आर्य है अंकिता भंडारी आरोपी के पिता के यहाँ जो है चालक की नौकरी है, तो उसके बाद जो है रोहन काम्बोज ने उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने जो 10,000 रुपए की नौकरी पर महीने देने के लिए उनको रखा था। लेकिन कुछ समय के बाद लगभग 3 हफ्ते पहले जो है वहां पर रोहन नौकरी के लिए उनके घर ज्वालापुर आया था और उसके साथ ही उन्होंने अपने ही घर पर ही एक रूम दिया था, जिस रूम में जो है रोहन काम्बोज रहता था। लेकिन दरअसल 3 हफ्ते पहले से जो है जो लगभग 10:30 बजे के बाद रोहन काम्बोज को जो है पुलकित आर्य का पिता जो है वहां पर बुलाता था और लगभग 10:30 बजे के बाद जो उनसे जो शारीरिक मालिश कराता था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्राकृतिक जो कुकर्म है उस जो है रोहन के साथ उन्होंने जो है प्रयास किया। तो इसको लेकर अब जो गंभीर धारा में जो हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कहीं ना कहीं इसमें जांच भी हरिद्वार पुलिस बिल्कुल विकास, अब देखना है कि इस जांच में आखिरकार क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।